आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन के बारे में। और अगर हम बात करें ब्रीदिंग की कि ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग जो है वो सांस लेने के अमल को कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इसमें 2 फेजेस आते हैं। और अगर उन फेजेस की बात की जाए कि वो कौन कौन से फेजेस हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक फेज जिसे कि इंस्पायरेशन कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड फेज की बात करें कि सेकेंड फेज कौन सा है, तो जो सेकेंड फेज है उसे कहा जाता है एक्सपायरेशन। अब अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, जो हम कह रहे हैं इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एयर जिसमें कि ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, मतलब जब हम एयर इनहेल करते हैं, या फिर कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल करते हैं, इनहेल करते हुए कहाँ लेके जाते हैं, अपने लंग्स के पास, मतलब लंग्स तक लेके जाते हैं। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंस्पायरेशन। इसी तरह से अगर हम सेकंड फेज की बात करें, तो जो सेकंड फेज है वो है एक्सपायरेशन। और अगर एक्सपायरेशन की बात की जाए, तो एक्सपायरेशन जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल की जाती है, मतलब ये कि बॉडी से बाहर उसे एक्सेल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो मैकेनिज्म है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसको समझने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट्स को देखना होगा। और उन 3 एस्पेक्ट्स में क्या होगा, जिसमें हम लंग्स और जो उनके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखेंगे। अगर हम सबसे पहले लंग्स की बात करें और लंग्स की नेचर की बात करें, तो हम देखते हैं जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर है। मतलब ये कि वहाँ पर क्या है, एक तो ये कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनका नेटवर्क प्रेजेंट है, इसके अलावा वो बहुत थिन है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लंग्स जो हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से जो है एयर का इनटेक कर सकें, या फिर ये है कि वो खुद से एयर को बाहर धकेल सकें। तो इसका क्या मतलब है कि किस तरह से एयर जो है वो लंग्स में जाएगी। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है, अंदर जा रही है। तो वो किस तरह से जाएगी, उसमें इसका मतलब है कि डिफरेंट और मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी है, साथ साथ हम देखते हैं कि एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है जिसे कि डायफ्राम कहा जाता है। तो जो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी है इसे डायफ्राम कहा जाता है। और अगर डायफ्राम की बात की जाए, तो जो डायफ्राम है उसको हम देखते हैं कि वो एक मस्कुलर शीट है। अब अगर हम साथ में डायफ्राम की शेप की बात करें, तो जो डायफ्राम की शेप है वो डोम लाइक होती है जब ये रिलैक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये रिलैक्स होगा तो इसकी शेप क्या होगी, ज्यादा डोम लाइक होगी। इसी तरह से जब हमने बात की थी कि जो लंग्स हैं वो खुद से क्या नहीं कर सकते, वो खुद से पुल या पुश नहीं कर सकते, मतलब धकेल नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि इन वाले मसल्स की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो लंग्स हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो ऑक्सीजन का इनटेक कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सेल कर सकें। उसमें हम देखते हैं फर्दर, जैसे कि हमने बात की थी डायफ्राम की, कि डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो उसके रिलैक्स होने की वजह से वो ज़्यादा डोम शेप हो जाता है। जब ज़्यादा डोम शेप हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि थोरेसिक कैविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर ये लेस डोम लाइक होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी इस वाली डायग्राम में देख रहे हैं कि ये लेस डोम लाइक है और इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो चेस्ट कैविटी है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, उसमें रिब्स प्रेजेंट हैं। और साथ में अगर हम डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो ये वाले जो मसल्स हैं ये भी रिलैक्स करते हैं। और इनके रिलैक्स करने की वजह से हम देख रहे हैं कि रिब्स जो है वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये इन कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो रहा है, इसके अलावा इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं और एज अ रिजल्ट थोरेसिक कैविटी जो है वो रिड्यूस होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये कि प्रेशर इस तरह से बिल्डअप होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सेल किया जाता है। इसी तरह से जब हमने बात की थी कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो मसल्स हैं बिटवीन द रिब्स वो क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स जो एलिवेट हो जाएंगी,
मतलब ये कि ऊपर की तरफ हो जाएंगी और उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है और जो ऑक्सीजन है उसका इनटेक होता है। मतलब ये कि हमने 2 फेजेस की बात की थी जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जैसे कि हमने बात की कि इंस्पायरेशन किस तरह से होती है कि ऑक्सीजन का इनटेक होता है, उसे इंस्पायरेशन कहा जाता है। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एक्सेल की जाती है तो ये कौन सा वाला फेज है, ये एक्सपायरेशन। इसके अलावा आज हमने डिस्कस किया 3 एस्पेक्ट्स को, जिसमें हमने लंग्स को डिस्कस किया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से डायफ्राम जो है वो हेल्प करता है ब्रीदिंग में। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो मसल्स हैं इनका क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन के बारे में।